नमस्कार, स्वागत है आपका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा के 250वें सत्र की शानदार शुरुआत। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, देश की संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा ने निभाई अहम भूमिका। सदन के गरिमामय सफर में योगदान देने वाले लोगों को किया गया याद। विभिन्न दलों के सांसदों ने भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा पर सदन में की चर्चा। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की ऐतिहासिक उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, राज्यों के हितों के बीच संतुलन में राज्यसभा की अहम जिम्मेदारी। सांसदों को दिया रुकावट की बजाय संवाद का रास्ता चुनने का सुझाव। लोकसभा में चिटफंड संशोधन बिल पेश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, चिटफंड संशोधन बिल में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कानून में बड़े बदलाव का प्रावधान। बिल पर सदन में कल भी जारी रहेगी चर्चा। देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी सुधार लाने पर दिया जोर। नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अगले 15 साल का विजन किया गया पेश। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्रीय पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ मौजूदा एक्शन प्लान की समीक्षा। 15 दिन तक साझा अभियान चलाने का फैसला। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र की भी शुरुआत हो गई। भारतीय शासन में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा पर आज उच्च सदन में विशेष चर्चा हुई। भोजनावकाश के बाद चर्चा की शुरुआत से पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश की संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज ये मौका है कि सभी सदस्य ये अवलोकन करें कि हमने इस सफर में क्या हासिल किया और कहां कमी रह गई। Today, all of us have the honor of being associated with and part of historic 250th session of this August House. I compliment all of you for this rare and unique opportunity worth cherishing for a long time. Rajya Sabha came into being after extensive deliberations by the Constituent Assembly. Rajya Sabha has played out its role in the socio-economic transformation of the country. This was also period when democracy in our country grew from strength to strength, consolidating itself with every election. Defying the prophets of doom, we have adopted and executed the parliamentary democracy as the cardinal principle of governance based on rule of law and equality. This momentous occasion is an opportune time for collective reflection on the journey so far and sincere introspection over the missed opportunities. This is warranted so that we don't repeat the mistakes. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की पहली बैठक से लेकर अब तक के कामकाज और इस गरिमामय सफर में योगदान देने वाले लोगों को याद किया। This August House held 5,466 sittings and passed as many as 3,817 bills. These include several pioneering and far-reaching legislations that rewrote the socio-economic landscape of our country. Then on this momentous occasion, I compliment and thank all the 2,282 members who have had the honor of being part of this journey. The presiding officers, the panel chairpersons, the leaders of the House and the opposition, ministers, leaders of various parties in the House, staff of the Secretariat, the media and the people for contributing to this journey.
The last session of the House has proved to be the most productive in several years, and let us continue with that spirit. This is my observation on this occasion of the 250th session of Parliament. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए 10 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा के लिए ज्यादा समय उपलब्ध हो। जरूरत के हिसाब से सदन के नियमों में बदलाव किया जाए। As you all discussed the need to improve the functioning of this august House, I suggest some issues for your consideration in future. Adequacy of the number of sittings in the context of the House, meeting for about 60 to 70 days in a year now, keeping in view the nature and volume of legislations and time available for discussing issues of public importance. Number 2, adequacy of the present rules of business of the House and changes required, if any. Number 3, adequacy and effectiveness of various instruments presently available for the members to present their views on legislative proposals and raising issues of public concern. Number 4, adequacy and effectiveness of the present procedure currently being followed in the House. Number 5, norms to be followed for enabling equitable and wider participation of members in the debates. Number 6, ensuring that the members with the right background and abilities to enrich debates are sent to this House. Number 7, ensuring self-discipline on the part of the members to ensure compliance with the rules of the business for orderly functioning of the House. Number 8, requirement of infrastructure support to the members to enable informed contribution to the debates in the House. Number 9, ensuring adequate presence of members in the House all through the proceedings and in the meetings of the department-related standing committee and other committees of the House. Number 10, technology adoption for improving the functioning of the members and for more lively conduct of the proceedings of the House. भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा विषय पर विशेष चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का उच्च सदन देश की विविधता और संघीय ढांचे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने अपनी उत्पादकता और कामकाज से 2 सदनीय व्यवस्था के महत्व को साबित किया। सदन ने देश और राज्यों के हितों के संरक्षण के साथ ही उच्च संसदीय परंपरा का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का काम चेक और बैलेंस के साथ ही देश में विकास यात्रा में सहयोगी बना रहना है। राज्यसभा के 250वें सत्र को लेकर राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के विकास में उच्च सदन के योगदान और महत्व के बारे में बताया। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है, और जरूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया वो बधाई के पात्र हैं। वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है, और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई नई बातों को लीड करने का सामर्थ्य रखता है उसका उसमें प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में राज्यों के हितों का ध्यान रखने में उच्च सदन की अहम भूमिका है। बहुत ही नीतियां केंद्र सरकार बनाती है, उस नीतियों में राज्यों की अपेक्षाएं, राज्यों की स्थिति, राज्यों का अनुभव, राज्यों की रोजमर्रा की दिक्कतें, उन बातों को सरकार की नीति निर्धारण में बहुत ही सटीक तरीके से कोई ला सकता है तो ये सदन ला सकता है। कि राज्यसभा सेकंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस कभी भी नहीं है, और भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टिव हाउस बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यसभा ने हमेशा ही देश हित को सबसे ऊपर रखा है। इसी के चलते पिछले 5 सालों में सदन से 3 तलाक पर रोक,
सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, जीएसटी और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे विधेयक पारित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर राज्यों के हितों के बीच संतुलन में राज्यसभा की अहम जिम्मेदारी है। कि भारत फेडरल स्ट्रक्चर है, विविधताओं से भरा हुआ है, तब ये भी अनिवार्य शर्त है कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ओझल नहीं होना है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण को हमने हमेशा ही केंद्रवर्ती रखना ही होगा, लेकिन हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ क्षेत्रीय जो हित है इसका संतुलन भी बहुत सटीक तरीके से बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के हम उस भाव को उस संतुलन के द्वारा आगे बढ़ा पाएंगे, और ये काम सबसे अच्छे ढंग से कहीं हो सकता है तो इस सदन में हो सकता है, यहाँ के माननीय सदस्यों के द्वारा हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने के लिए बीजेडी और एनसीपी समेत कई दलों का गतिरोध के दौरान वेल में नहीं जाने के खुद से लिए फैसले की तारीफ की और सभापति को सदन की ओर से कार्यवाही में सहयोग का भरोसा दिलाया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र में भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विशेष चर्चा की गई। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उच्च सदन के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में योगदान पर बात की। The Rajya Sabha is a permanent house. We have been designed in a manner to ensure continuity, as only 1/3 of our members retire every 2 years. We are thus able to build on our collective wisdom without having to start afresh after every general election. This gives us a mandate to strengthen ourselves continuously, to enhance the quality of our input on legislation and on resolving the challenges facing our country. भारत के संघीय ढांचे में यह उच्च सदन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और इसलिए इस सदन का कितना व्यापक प्रतिनिधित्व तो हम कई बार कर सकते हैं। अभी हमारे इस सदन में आज के समय में भी 33 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे निर्दलीय सदस्य भी हैं। The first recommendation that Poonchi Commission made in regard to Rajya Sabha is that the essence of federalism lies in maintaining a proper balance of power in governance, and in this respect, the Council of States, that is Rajya Sabha, occupies a significant role. There is no doubt that Rajya Sabha is representative of states of the Union and is supposed to protect states' rights in central policy making, Poonchi Commission says. मेरा सुझाव ये है कि छोटे कम से कम मिनिमम सदस्य संख्या छोटे से छोटे राज्य की भी 6 होनी चाहिए, और जिन राज्यों में ऑड नंबर है जो 3 से नहीं कट सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 हैं, 31 की बजाय 33 हों तो 11 के 2 बार होते हैं 10-10 रिटायर, 1 बार होते हैं 11 रिटायर, ये होना चाहिए। The electoral college needs to be reformed, sir, and that should be in line with the electoral college for the composition of state legislative council, as mentioned in Article 171. What is happening in the state? What is the electoral college for the state legislative council, sir? Sir, this expanded electoral college will strengthen the federal relevance of the Rajya Sabha, and it will have a multi-level character from a bi-level character. चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सभी दलों की जिम्मेदारी है कि वो कार्यवाही में हिस्सा लें और बहस को सार्थक बनाएं। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर यह गंभीर बहस का माहौल सदन में हमेशा बनाए रखें। इसके लिए राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर बुक में जो भी लगे वो आम सहमति से कोई रास्ता हमें निकालना चाहिए। समितियां मिनी संसद के रूप में और सक्रिय और प्रभावी हों, उसके लिए जो भी रिसर्च से लेकर और सुविधाएं देना हो, मुझे लगता है कि 1 साल या
आगे के लिए जो IIM, IIT के लड़के वगैरह यंगस्टर्स जो आते हैं, उन्हें हम कैसे अपने सांसदों के साथ अटैच करें, जो हाउस उसकी व्यवस्था करे, वो हमें असिस्ट करें, तो शायद बहस की गुणवत्ता और बढ़े, सदन का सत्र समय बढ़े, बस इस शर्त पर कि सदन में गंभीरता से बिना व्यवधान उस बढ़े हुए समय का उपयोग हो। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 पेश किया, जिसका उद्देश्य चिटफंड क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए इस उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करना है। सदन में विधेयक पेश करते हुए ठाकुर ने कहा कि चिटफंड सालों से छोटे कारोबारों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है। विधेयक में व्यक्तियों की संकलित रकम की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपए से संशोधित करके 3 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। ठाकुर ने कहा कि चिटफंड को नकारात्मकता के साथ देखा जाता रहा है, इसलिए इसकी छवि सुधारने के लिए विधेयक में कुछ दूसरे नाम भी सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिटफंड अवैध नहीं है, वैध कारोबार है। ठाकुर ने कहा कि राज्य चिट की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे देश के 47वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाई और हाल ही में अयोध्या भूमि विवाद के फैसले में भी वो शामिल रहे। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल 2021 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। न्यायमूर्ति बोबडे ने 29 मार्च 2000 में बंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 16 अक्टूबर 2012 को वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस बोबडे 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई एक साथ इस तस्वीर में नजर आए। नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स की मौजूदगी में देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने, उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने और ज्यादा अस्पताल और बेड्स की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई। नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सुधार के संभावित तरीकों पर रिपोर्ट जारी की है। बिना आर्थिक बोझ बढ़ाए कैसे आने वाले 15 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इससे जुड़े मुद्दों को महत्व दिया है। रिपोर्ट में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच अधिक से अधिक तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर है, जिससे आयुष्मान भारत समेत सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। Our health system, like many other parts of the society, marked with a huge dualism. We have and we have nots, and the dualism meaning that, there is this 2% who go to the best hospitals, etc., but the rest, 8 stops and caring. So how do we eliminate this dualism in our society, in our health system? And I think that's the key that we need to get at. न्यू इंडिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली पर इस रिपोर्ट में 5 बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए सशक्त बनाना, डिजिटल हेल्थ का महत्व बताना, एकीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण करवाना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने वालों और जोखिम घटकों को स्वास्थ्य पर खर्च का तरीका बताना और अधूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा शामिल है। This book focuses on 2 key components of the health system: financing as well as organization and provision of health service delivery, specific recommendations regarding health financing in general and risk pooling in the health sector in particular, strategic purchasing, health service organization and provision, and digital health are detailed in the book.
इस मौके पर मौजूद बिल एंड मेलिंडा गेट्स के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में किए जा रहे सुधार आने वाले समय में अन्य देशों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। India is the country we've done by far the most work in, and I'm pleased to say that the improvements in the Indian health system over the last decade have been very, very significant. It was referred to that new vaccines have been introduced for diarrhea, pneumonia. The vaccine coverage, even in some of the states where the coverage level was quite low, has been improved quite substantially. Now, almost 90% coverage. नीति आयोग की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से सरकार की ओर से शुरू किए गए स्वास्थ्य सुधारों के संदर्भ में उपलब्ध रणनीतिक विकल्पों का ब्यौरा पेश करती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। गेट्स इन दिनों 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वो यहां अपने फाउंडेशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बिल गेट्स के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उनसे मुलाकात पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल गेट्स के साथ उनकी अद्भुत बैठक हुई। उनके साथ हमेशा विभिन्न विषयों पर बातचीत करने में खुशी होती है। अपने अभिनव उत्साह और जमीनी स्तर के काम के माध्यम से वो हमारे ग्रह को एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में लगन से योगदान दे रहे हैं। भूटान के विदेश मंत्री टी दोरजी ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दशकों से चले आ रहे आपसी करीबी रिश्तों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। भूटान के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे खास पेशकश की। भारत सोलर और पवन ऊर्जा से चीन और अमेरिका के मुकाबले ज्यादा जीवन बचा सकता है। दरअसल चीन और अमेरिका में कोयले से बहुत कम बिजली उत्पन्न होती है, वहीं हमारे देश में कोयले के प्लांट से करीब 70% बिजली पैदा होती है और इन प्लांटों में फिल्टर नहीं होने की वजह से भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये बातें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में सामने आई हैं। पालग्रेव संचार पत्रिका में प्रकाशित शोध में बताया गया कि यदि भारत सोलर और पवन ऊर्जा को अपनाता है तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना में 10 गुना अधिक जीवन बचा सकता है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर चल रहा है। मंगलवार से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एक बार फिर यहां देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और कला का भरपूर नजारा देखने को मिलेगा। 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में इस बार की थीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। हॉल नंबर 7 में थीम मंडप बना है। इसमें थीम आधारित कंपनियां भाग लेंगी। फेयर में इस बार 38 राज्यों को जगह दी गई है। मेघालय इस बार फेयर में शामिल नहीं हुआ। इस बार ट्रेड फेयर पूरी तरह प्लास्टिक फ्री होगा और आने वाले लोग भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कुछ एक तो ट्रेड फेयर में इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो, तो हम अपेक्षा करते हैं जो पब्लिक भी आ रही है वो भी इसका पालन करे, प्लास्टिक कैरी बैग्स वगैरह को कम लाए। और हम लोगों ने कोशिश की कि जो यहाँ वेंडर्स हैं वो भी उसको कम से कम प्रयोग करें और ना के बराबर करें। यहाँ खादी की बढ़ती मांग को देखते हुए खादी गांव भी बनाया गया है। ट्रेड फेयर में हैंडीक्राफ्ट तो है ही, साथ ही आप यहाँ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से फ्री हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पवेलियन है, सरस है, हंगर है और जो बाहर आउटर साइड जो मार्केट एरिया है वहाँ हम लोग घूम चुके हैं। इसके अलावा यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप भी है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने चेकअप कराया है। अभी तक बीपी टेस्ट हुआ है, दैट वाज नॉर्मल। अभी हमने यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं देखा, अभी जैसे सरस देखा है, ग्रामीण उद्योग केंद्र देखा है,
और बाहर की आउटडोर पर जो ओपन में शॉप्स लगी हुई हैं उन्हें भी देखा है, और ये जम्मू कश्मीर का भी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तो सांस्कृतिक हमारी संस्कृति से जो भी जुड़ा हुआ है, खादी से हमने शुरू किया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है अभी तक का। एंड इस बार वैसे बिजनेस आवर्स हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मेले में कई जागरूकता अभियान और सरकार की योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि के बारे में लोगों को बताने के लिए खास स्टॉल भी लगाए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी ट्रेड फेयर में अलग अलग राज्यों की संस्कृति और कला दिखाई गई है और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो अपने परिवार के साथ आइए और इस ट्रेड फेयर का भरपूर मजा लीजिए। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मेलिना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।